नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में ईवीएस का रिवीजन करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला है भूमि की भराई, दूसरा है कंपोस्ट, तीसरा है कृमियों से खाद बनाना, चौथा है भस्म करना। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, भस्म करना। ठोस अपशिष्ट के तहत घरों, कारखानों या अस्पतालों से निकलने वाला अपशिष्ट शामिल किया जाता है। ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की भस्म करने की पद्धति से वायु में प्रदूषण फैलता है। इस विधि में अपशिष्ट को उच्च तापमान पर तब तक जलाया जाता है जब तक कि वह राख में नहीं बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह स्थान जो दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित होता है, स्थानीय लोगों में डैश में क्या फील करेंगे दोस्तों, का कारण होगा। पहला है पुनर्वास, दूसरा है स्थानांतरण, तीसरा है देश प्रत्यावर्तन और चौथा है पुनः स्थापन। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, स्थानांतरण। बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है, इसमें अत्यधिक वर्षा होने से नदियों की अफवाह क्षमता अत्यधिक हो जाती है और वह अपने बंधों को पार कर आसपास के क्षेत्रों को जलमग्न कर देती है। या वह स्थान जो दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित होता है, स्थानीय लोगों में स्थानांतरण का कारण होता है। बाढ़ के दौरान लोग ऊंचे भागों में स्थानांतरित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टैपिओका का दूसरा नाम है, क्या नाम है दूसरा दोस्तों। पहला है मूली, दूसरा है कसावा, तीसरा है अदरक, चौथा है शकरकंदी। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, कसावा। टैपिओका का दूसरा नाम कसावा होता है। यह मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला एक कंदयुक्त पौधा है। यह कार्बोहाइड्रेट का बड़ा स्रोत है। भारत में यह केरल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है। पहला है सोम जैन, दूसरा है लिंग हू फेन और तीसरा है मापू टोफू और चौथा है सुशी। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, लिंगू हू फेन। लिंग हू फेन भोजन हांगकांग में लोकप्रिय है। या सांप को मारकर बनाया जाने वाला व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है। पहला है तिकोने आकार की चोंच, दूसरा है सीधी और पतली चोंच, तीसरा है हुक जैसी चोंच और चौथा है लंबी पतली सुई जैसी चोंच। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, हुक जैसी चोंच। हुक जैसी चोंच वाले पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है। मीट खाने वाले पक्षियों में गिद्ध, बाज, चील आदि शामिल हैं। खान पान के अनुसार पक्षियों के पंख, पैर और चोंच आदि भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा। बताइए दोस्तों, कौन सा तैयार हो जाएगा। पहला है अंडे का सैंडविच, दूसरा है कस्टर्ड, तीसरा है डोसा, चौथा है भेलपुरी। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, भेलपुरी। एक अध्यापिका जिसे कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा को पढ़ाना है, वह शीघ्रता से बनने वाले व्यंजन भेलपुरी को उदाहरण के रूप में बता सकती है। भेलपुरी बनाने के लिए मुरमुरे में नींबू, प्याज, हरी मिर्च, नमकीन आदि को मिक्स करके शीघ्र बनाया जाता है। इसके लिए इसे आग पर पकाना नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पटचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग या हस्तशिल्प है। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है गुजरात, चौथा है महाराष्ट्र। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, उड़ीसा। चित्रकला की पट्टचित्र शैली उड़ीसा के सबसे पुराने और लोकप्रिय कला रूपों में से एक है। यह कैनवास पर की जाने वाली एक ऐसी चित्रकला है इसमें समृद्ध रंगों का प्रयोग, रचनात्मक रूपांकन और डिजाइनों तथा सरल विषयों का चित्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर है। पहला है ब्रोकली, सोयाबीन, काली मिर्च। दूसरा है स्ट्रॉबेरी, संतरा, सोयाबीन। तीसरा है दूध, स्ट्रॉबेरी, नींबू। और चौथा है ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, नींबू। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, नींबू। विटामिन सी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत आवश्यक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में झूम खेती की प्रथा सामान्य है। किसमें सामान्य है दोस्तों। पहला है उड़ीसा, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है बिहार, चौथा है उत्तराखंड। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर जैसे भारत के पूर्वोत्तर राज्य में झूम खेती की प्रथा सामान्य है। इसे स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है। वन भूमि के एक टुकड़े को साफ करके यह कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व हैं। कौन से पर्व हैं दोस्तों। पहला है पोंगल, उगादि, बिहू और लोहड़ी। दूसरा है ओणम, पोंगल, बिहू और लोहड़ी। तीसरा है ओणम, पोंगल, उगादि और विशु। और चौथा है ओणम, बिहू, उगादि और विशु। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ओणम, पोंगल, उगादि और विशु। ओणम केरल में मनाया जाने वाला फसल आधारित त्यौहार है। 10 दिनों तक मनाए जाने वाले इस त्यौहार में सर्प, नौका दौड़ और कथकली नृत्य भी होता है। पोंगल मकर संक्रांति को तमिलनाडु में मनाया जाने वाला 4 दिवसीय कृषि आधारित त्यौहार है। और उगादि कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला कृषि आधारित त्यौहार है। महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पाड़वा कहा जाता है। और विशु केरल तथा तमिलनाडु में मनाया जाने वाला फसल आधारित पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट के लिए सुप्रसिद्ध है, जो कि बनती है। किसकी बनती है दोस्तों। पहला है घास और पत्थरों से, दूसरा है बांस और पत्थरों से, तीसरा है गाय के गोबर और मिट्टी से, चौथा है मिट्टी और पत्थरों से। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, गाय के गोबर और मिट्टी से। वर्ली कला महाराष्ट्र राज्य में प्रसिद्ध है। यह कला यहाँ निवास करने वाली जनजातियों को निरूपित करती है। वर्ली चित्रकला में साधारण और स्थानीय वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि गाय का गोबर, मिट्टी आदि। चित्रकला में वृक्ष, पक्षी, नर नारी आदि के सुंदर चित्र उकेरे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है। पहला है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। दूसरा है छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड। तीसरा है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। और चौथा है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी पर स्थित है। कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अजय भोपाल में है और उसे गैंगटॉक और पांडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। जहां पर अजय है वहां से गैंगटॉक और पांडुचेरी की क्या स्थिति है। पहला है उत्तरी पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। दूसरा है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व। तीसरा है उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। चौथा है उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। भोपाल मध्य भारत में स्थित है, गंगटोक उत्तर पूर्व और पांडुचेरी दक्षिण पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा,
छोटी जलरंक। छोटी जलरंक सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र में भारत आता है। उत्तरी ध्रुव क्षेत्र से भारत आता है या आर्कटिक क्षेत्र से लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी तय कर भारत आता है। इसका वजन मात्र 15 ग्राम तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रॉनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई। उसके मित्रों ने वहां से इटालियन चीज लाने के लिए कहा। कौन सी तकनीक चीज को सुरक्षित रखने और भारत में लाने के लिए उत्तम है? पहला है डिब्बाबंद, दूसरा है निर्जलीकरण, तीसरा है लवणन और चौथा है निर्वात पैकिंग। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, निर्वात पैकिंग। चीज़ को निर्वात पैकिंग तकनीकी से सुरक्षित रखा जा सकता है। निर्वात पैकिंग एक उत्तम संरक्षण तकनीकी है, इसमें जीवाणु नहीं पनपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है? पहला है पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, दूसरा है बच्चों में संख्यात्मक कौशलों का विकास करना और तीसरा है बच्चों में सिर्फ गत्यात्मक कौशलों का विकास करना, चौथा है बच्चों को विशेषज्ञ अध्ययन के लिए तैयार करना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए आवाज़ में संदेश साझा कर सकती है। बहुतायत मात्रा में मौखिक व्याख्या का उपयोग कर सकती है और शिक्षिका संबंधित विद्यार्थियों के लिए सहपाठियों को व्याख्या करने के लिए भी कह सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सॉरी दोस्तों मैंने एक्सप्लेन गलत कर दिया है। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना है ताकि बच्चे पर्यावरण के महत्व को जानकर उसके प्रति संवेदनशील बन सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा 5 का पाठ किसानों की कहानी बीज की जुबानी शुरू होती है मुख्य प्रश्न के द्वारा, जैसे जो भोजन हम खाते हैं उनको कौन पैदा करता है? मुख्य प्रश्न ए है बच्चों की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाती है, बी है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है, सी है बच्चों की स्मरण आधारित कौशलों के विकास में सहायता करती है, तीसरा है शिक्षक को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायता करती है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए और बी। कक्षा 5 का पाठ किसानों की कहानी बीज की जुबानी इस मुख्य प्रश्न जैसे जो भोजन हम खाते हैं उनको कौन पैदा करता है के साथ शुरू होती है। यह मुख्य प्रश्न बच्चों की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाती है, साथ ही बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या के सुझावित थीम का उप थीम है? पहला है परिवार एवं मित्र, दूसरा है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, तीसरा है आवास, चौथा है जानवर और पौधे। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, जानवर और पौधे। ईवीएस की पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या की सुझावित थीम की उप थीम जानवर और पौधे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन में सार्थकपूर्ण सीखना निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता है? पहला है किस्से और कहानियों द्वारा, दूसरा है बच्चों को अपने पर्यावरण को खोजने के अवसर देकर, तीसरा है प्रत्येक उप प्रकरण के प्रारंभ में मुख्य प्रश्नों को पूछकर, चौथा है बच्चों को स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों को स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके। पर्यावरण अध्ययन में सार्थक सीखना
बच्चों का स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके नहीं किया जा सकता। पर्यावरण में सार्थक या अर्थपूर्ण सिखाने के लिए बच्चों को पर्यावरण संबंधी किस्से कहानियाँ सुनानी चाहिए। बच्चों को अपने पर्यावरण को खोजने के अवसर देने चाहिए। साथ ही प्रत्येक उप प्रकरण के प्रारंभ में मुख्य प्रश्नों को पूछते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है? पहला है मूर्त से अमूर्त, दूसरा है अमूर्त से मूर्त, तीसरा है वैश्विक से सामान्य और चौथा है अज्ञात से ज्ञात। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, मूर्त से अमूर्त। पर्यावरण अध्ययन मूर्त से अमूर्त के सीखने के सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए? पहला है यह एक एकीकृत विषय क्षेत्र है, दूसरा यह संदर्भित है और तीसरा है यह बाल केंद्रित है, चौथा यह एक विषय क्षेत्र है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, यह एक विषय क्षेत्र है। पर्यावरण अध्ययन एक विषय क्षेत्र है। यह पर्यावरण अध्ययन के गुणों में सम्मिलित नहीं है। पर्यावरण अध्ययन के गुणों में शामिल है एकीकृत विषय, बाल केंद्रित और संदर्भित आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भोजन किस प्रकार से खराब होता है? इससे संबंधित प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। निम्नलिखित में से क्या इस प्रयोग में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा? पहला है अवलोकन और सूचना दर्ज करना, तीसरा है विश्लेषण करना और तीसरा है प्रयोग करना, चौथा है स्मरण करना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, स्मरण करना। भोजन किस प्रकार से खराब होता है? इससे संबंधित प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। स्मरण करना इस प्रयोग में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा। इस प्रयोग से संबंधित सीखने के उद्देश्यों में अवलोकन और सूचना दर्ज करना, विश्लेषण करना, प्रयोग करना आदि सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा? ए है वास्तविक जीवन की घटनाएं, बी है समुदाय सदस्य, सी है कक्षा की चार दीवारी और डी है बच्चों के स्थानीय संसाधन का उपयोग। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल सी। कक्षा की चार दीवारी पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा। पर्यावरण अध्ययन में वास्तविक जीवन की घटनाएं, बच्चों के अनुभव, समुदाय के सदस्य, बच्चों के स्थानीय संसाधन का उपयोग आदि बच्चों की ज्ञान सृजन में प्रभावशाली संसाधन के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति या युक्तियों के द्वारा कक्षा 5 के उप विषय बोली इमारतें एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित की जा सकती है? ए है मानचित्र और चित्र, बी है व्याख्यान और चर्चा, सी है सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा और डी है बच्चों को नारे लिखने को कहना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए और सी। मानचित्र और चित्र तथा सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा जैसी युक्तियाँ कक्षा 5 के उप विषय बोलती इमारतें एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख आधारित हैं। पहला है मौखिक तकनीकी पर, दूसरा है प्रोजेक्ट तकनीकी पर, तीसरा है अवलोकन तकनीकी पर और चौथा है अधिन्यास तकनीकी पर। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, अवलोकन तकनीकी पर। बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अवलोकन तकनीकी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
CCE के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन संबंधित है। पहला है सीखने के समान आकलन, दूसरा है सीखने के लिए आकलन, तीसरा है सीखने के आकलन और चौथा है सीखने के अंदर आकलन। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखने के समान आकलन। CCE के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन सीखने के समान आकलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने की प्रगति को आंकने के लिए शिक्षकों के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। पोर्टफोलियो ए है बच्चों के सीखने की प्रगति का एक संचयी अभिलेख है। बी बच्चों द्वारा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने में समर्थ बनाता है। सी सिर्फ एक वर्ष में बच्चों के स्कूल में उसकी उपस्थिति से संबंधित एक कथन है। डी है बच्चे को सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदार बनाने में समर्थ करता है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दों जैसे लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है। पहला है बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके, दूसरा है व्याख्यान का आयोजन करके, तीसरा है व्याख्यान के पश्चात चर्चा का आयोजन करके, चौथा है प्रदर्शनी का आयोजन करके। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दों जैसे लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है। पहला है बंद उत्तर वाले प्रश्न, दूसरा है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, तीसरा है विस्तारित प्रश्न, चौथा है सृजनात्मक प्रश्न। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, बंद उत्तर वाले प्रश्न। बंद उत्तर वाले प्रश्न पर्यावरण अध्ययन में बच्चे के आकलन में सबसे कम उपयुक्त होते हैं, जबकि मुक्त अंत वाले प्रश्न विस्तारित में सबसे सृजनात्मक प्रश्न बच्चों के आकलन में सबसे अधिक उपयुक्त होते हैं। इस प्रकार के प्रश्न बच्चों में विश्लेषण क्षमता, तर्क क्षमता, अपने अनुभवों को विषय सामग्री के साथ संबंध करने की क्षमता का कौशल आदि का विकास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेत होना चाहिए। पहला है सहयोग, दूसरा है स्मरण करना, तीसरा है पेपर पेंसिल परीक्षण, चौथा है पाठ्य पुस्तकें, चौथा है कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, सहयोग। सहयोग पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।